बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोलों पर, जिनके मतलब आपने बहुत सारी फीचर फिल्में देखी होंगी, दस्तावेजी फिल्में देखी होंगी, ड्रामे देखे होंगे और आजकल अर्तगल ड्रामे में भी आपको मंगोल नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मंगोलों पर कुछ कहा जाए कि क्या इनकी हिस्ट्री है, किस तरह इन्होंने दुनिया में एक मुख्तसर से वक्त के लिए टेक ओवर कर लिया पूरी दुनिया को। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि ये मंगोल दरअसल एक कबाइल थे जो दरियाए ओनन उसे कहते हैं, जो रशिया और मंगोलिया के दरमियान बहता है, उसके किनारे ये आबाद थे। ये इनमें सबसे पहले मंगोलों में जो काबिल ज़िक्र शख्सियत हुई है वो हुई है चंगेज़ खान से पहले एक शख्सियत हुई है, उसका नाम था तोमना खान। तो तोमना खान की नस्ल में तोमना खान ने एक छोटी सी रियासत कायम कर ली थी अपने इलाके में। तो उसी की 5वीं नस्ल में से ये चंगेज़ खान पैदा हुआ। ये चंगेज़ खान जब पैदा हुआ, ये 1162 में इसकी पैदाइश हुई और 1227 में ये 65 साल की उम्र में ये वफात पा गया। तो 1166 में जब ये पैदा हुआ, उसके बाद जब ये जवान हुआ, तो इसने वो तमाम कबाइल जो उस वक्त बिखरे हुए थे उन्हें इकट्ठे किया, एक मुनज़्ज़म एक फोर्स तैयार की और वो एक अजीम सल्तनत बुनियाने की उसने बुनियाद रख दी अपनी फौजी ताकत की बुनियाद। फौजियों को उसने मुनज़्ज़म किया, अपने कबाइल को उसने ट्रेनिंग दी, जंग की और उन्हें मोटिवेट किया कि हमने यहाँ से निकल के दुनिया में अपना राज कायम करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये, इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मंगोल थे, मंगोल बुनियादी तौर पर इन्हें ये तो कदीम तुर्क कबाइल भी आप कह सकते हैं इन्हें। एक कागोज खां इनका बहुत बड़ा नाम था, उसकी नस्ल कह सकते हैं। तो ये आज भी चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, जनूबी कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, उस इलाके में आज भी बड़ी तादाद में मंगोल कौम आबाद है। तो ये उस दौर में भी जब चंगेज़ खान पैदा हुआ 1162 में, उस दौर में भी ये उसी इलाके में ये लोग क़याम पज़ीर थे जो आज मंगोलिया कहलाता है या रशिया का इलाका है। ये चाइना और रशिया के दरमियान ये एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ी इलाका है और इसमें सहराई गोभी वगैरह भी इसमें आ जाता है। उसका एक हिस्सा चाइना में है, एक हिस्सा मंगोलिया में आ जाता है। तो जिस वक्त ये मुनज़्ज़म हुए तो सबसे पहले इन्होंने चाइना वाली साइड पे अपने हमले शुरू किए, अपनी सल्तनत को बढ़ाया। चाइना में उन दिनों मुख्तलिफ बादशाहतें कायम थी, 4-5 बादशाहतें थी जो चाइना के एरियाज में कायम थे। चाइना का एरिया बहुत बड़ा एरिया है और उस वक्त दुनिया में वैसे ही जो है वो रवाज था कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमत थी। तो ये इन्होंने सबसे पहले चाइना की तरफ अपना रुझान किया और चाइना की वो बादशाहतें जो थीं उन्हें अपने ज़ेरे नगी किया, उन्हें फतह किया। दीवारें चीन को चंगेज़ खान ने तोड़ा। ये कमाल के जंगजू थे, नए नए तरीके इन्होंने जंग के ईजाद किए, इन्होंने मंजीकें ईजाद की, आग के गोले ईजाद किए, नए नए तीर तलवारें और जंग में धोखादही के नए नए अंदाज इन्होंने इख्तियार किए। अलगरज ये है कि ये अपनी ताकत की बुनियाद पर, और इनकी ताकत बड़ी वहशतनाक किस्म की ताकत थी, बर्बरियत थी, सफाकियत थी इनकी ताकत में। जहाँ जाते थे तबाहियाँ फैला देते थे, खौफ तारी कर देते थे उस इलाके पर। तो इन्होंने चीन के इलाके को फतह किया और एक बहुत बड़ी सल्तनत की बुनियाद रख दी।
चीन के इलाके में अपनी सल्तनत जब इन्होंने बुनियाद रखी है, उस वक़्त दूसरी साइड पर जो सल्तनतें मौजूद थीं उनमें एक खिलाफत अब्बासिया जो एक बड़ी सल्तनत थी, इधर शाम, त्यूनिस, मराकश और इराक, बगदाद, इस साइड पे। तो वहीं तुर्की वाले इलाके में एक सल्जोक सल्तनत थी जो खिलाफत उस्मानिया के ताबिया फरमान सल्तनत थी, यानी कि उनकी आप कह लें कि उन्हें तस्लीम करती थी अपने खलीफा। इसके अलावा एक सल्तनत ईरान साइड पर थी, ये ईरान, फारस, अफगानिस्तान इस साइड पे। ये सल्जोक के अलावा थी, ये ख्वारिज़म सल्तनत थी, ख्वारिज़म शाह की बादशाहत भी इसे कहते हैं। ये भी एक किस्म की सल्जोक के ही पुराने गवर्नर थे जो बाद में उन्होंने खुद मुतारी करके अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। और एक और सल्तनत थी जो मिस्र वाली साइड पे कायम थी, जिसमें फ़लस्तीन, हजाज वगैरह ममलूक ख़ानदान की जो सल्तनत थी। उस वक्त खाना काबा जो था वो ममलूक फैमिली के ज़ेर कंट्रोल था। वो मैंने आपको पहली वीडियो में मैं तफसील से बता चुका। तो ये सल्तनतें भी उस दौर में कायम थीं जिस दौर में चंगेज़ खान ने चाइना को फतह किया। चाइना को जिस वक्त उसने फतह किया तो चाइना की तजारत इधर फारस वगैरह और इधर इस इलाके में सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ ख्वारिज़म शाह की हुकूमत, तो उसने एक डेलीगेशन भेजा ख्वारिज़म शाह को। उस वक्त यहाँ ख्वारिज़म शाह के हुक्मरान अलाउद्दीन थे। कोई 500 अफराद का डेलीगेशन बताया जाता है तारीख में उन्होंने भेजा, जिसमें मुसलमान भी थे उस इलाके के और उसमें मंगोल और दीगर तजारती वफद। मकसद ये था कि हम ख्वारिज़म जो सल्तनत है उसके साथ तजारती ताल्लुकात बनाएं। लेकिन वो जिस वक्त यहाँ ख्वारिज़म की एक सल्तनत का एक शहर था, उसका नाम था अनालिया, वहाँ वो के गवर्नर के पास पहुँचे तो उन्हें समझा कि ये जासूस हैं, उनके साथ हतक रवैया अख्तियार किया। उसके बाद चंगेज़ खान ने दोबारा अपने कासद भेजे दो। वो ख्वारिज़म शाह अलाउद्दीन जो उस वक्त के हुक्मरान थे यहाँ फारस के एरिए की जो सल्तनत मैंने आपको बताया, तो उन कासदों के साथ भी इन्होंने नारवा सलूक इख्तियार किया, बल्कि वो जो पहले 500 जो आए हुए थे वो भी इन्होंने कत्ल कर दिए। ख्वारिज़म शाह की हुकूमत जो उस वक्त थी, यहाँ से वो क्या तारीख यही बताती है कि यहाँ से फिर वो चंगेज़ खान ऑफेंड हुआ और वो फिर गुस्से में कहर बनकर इन इलाकों पे वारद हुआ। चाइना से छोड़ के वो फिर इस इलाके में 1218 में वो हमलावर हो गया ख्वारिज़म शाह की सल्तनत पर। और 2 साल में उसने, ख्वारिज़म शाह की सल्तनत भी बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसके इस दौर में भी कोई 5-6 ममालिक उसके बनते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा बनते हो। तो 2 साल में उस सल्तनत की उसने ईंट से ईंट बजा दी। सबसे पहले उस शहर पर हमला किया जहां उसके वो 500 कासद, जो 500 तजारती एक डेलीगेशन था, उसे कत्ल किया गया था। उसके बाद फिर उसने पूरे ख्वारिज़म शाह की जो सल्तनत थी उसमें तबाही और बर्बादी उसमें कर। इसी दौरान वो सुल्तान अलाउद्दीन जो थे वो वफात पा गए और उनका जो बेटा था जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, जो बाद में बड़ा मशहूर भी हुआ, वो हुक्मरान बना। तो सुल्तान अलाउद्दीन जो थे वो ख्वारिज़म शाह के, वो तारीख में बताया गया है कि वो कोई बुज़दिल किस्म के हुक्मरान थे, लेकिन उनका जो बेटा था जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, वो बहुत दिलेर और बड़ा वो ऐसा, फिर बाद में वो एक कमांडर बन के सामने आया जिसने चंगेज़ खान को बाद में बड़ा टफ टाइम दिया। उस पर कभी अलहदा बात करेंगे, फिलहाल हम चंगेज़ खान और उनके ख़ानदान पर बात कर रहे हैं। तो चंगेज़ खान ख्वारिज़म शाह पर की हुकूमत पर हमला हुआ और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। जलालुद्दीन
ख्वारज़म शाह को बिल आखिर अपना वो इलाका छोड़ना पड़ा और दरियाए सिंध क्रॉस करके उसे यहाँ इंडिया में अपना लेनी पड़ी। उस वक़्त यहाँ सल्तनत दिल्ली थी और यहाँ खिलजी ख़ानदान की हुकूमत थी, वहाँ पना लेनी पड़ी। तो ये जो चंगेज़ खान है, पाकिस्तान में जो इस वक्त दरियाए सिंध के ऊपर के इलाके हैं, ये पेशावर से लेके इधर मुल्तान तक दरियाए सिंध का जो इलाका है, ये इस पर भी कब्जा कर लिया था क्योंकि ये ख्वारज़म शाह की सल्तनत पे शामिल था। तो ये इलाके भी चंगेज़ खां के ज़ेर कंट्रोल पे। अगरचे बाद में चंगेज़ खां के बेटों ने दरियाए सिंध को अबूर करके ख्वारज़म शाह जलालुद्दीन की को पकड़ने के लिए उन्होंने मुल्तान और लाहौर तक उन्होंने जो है ना छापामार कार्रवाइयाँ की, लेकिन बहरहाल वो कामयाब ना हो सके। लेकिन उनकी सल्तनत बाज़ाब्ता सल्तनत जो थी वो दरियाए सिंध के परले किनारे तक कायम हुई हमारे इस एरिया में। दूसरी साइड पर जैसा मैंने आपको कहा कि वो सल्जूक हुकूमत थी और उससे ऊपर वो खिलाफत अब्बासिया थी। तो इसी दौरान ये 1227 में चंगेज़ खां फौत हो जाता है। चंगेज़ खां को खाकान आज़म भी कहते हैं, ग्रेट खान भी कहते हैं। और उसके बाद ये इनके कोई 4-5 आप कह लें इसी ख़ानदान से ये ग्रेट खान आए हैं, जिन्हें वैसे तो इनके चंगेज़ खां के कई भाई थे और उनके 4-5 बेटे थे, 3-4 भाई थे, उनकी आगे औलादें, इनका ख़ानदान बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन यह है कि जो हुक्मरान बनता था, जिसे कि बादशाह बनाया जाता था, तो खाकान आज़म का जो खिताब दिया जाता था, वो सिर्फ इनकी फैमिली में 5 अफराद को नसीब हुआ है। आखिरी इनका जो था जो ग्रेट खान, वो कुबलाई खान था। तो चंगेज़ खान ने जो फतूहात शुरू की थी वो फतूहात जारी रही और ये इतनी सल्तनत फैल गई कि उस वक़्त की जो नॉन दुनिया उस दौर में जो थी, 16% रकबा दुनिया का इनके कंट्रोल में था और 25% आबादी जो थी वो मंगोल सल्तनत के। ये जिस तरफ भी गए इन्होंने दहशत और बर्बरियत की नई मिसालें कायम की और तलवार के जोर पर फतह किया। और फतह करने के बाद उन्हीं इलाके के लोगों को ये मजबूर करते थे कि ये हमें खराज दें, तावान दें, टैक्स दें और हमारी अतात भी तस्लीम करें। और जो इनकी अतात तस्लीम नहीं करता था तो उसका तो इलाज ये तलवार से ही करते थे। तो उसके बाद चंगेज़ खां के बाद इनका जो हुक्मरान बना वो ओक्ताई खां था, जो ग्रेट इनका हुक्मरान बना। ये 1229 से लेके 1241 तक रहा ओक्ताई खां। उसके बाद इनका गेवक खां, वो तो बहुत थोड़ा अरसा रहा खाकान आज़म। वो कहते हैं सिर्फ 2 साल रहा, 1246 से 1248 तक। उसके बाद इनका मंगू खां बना, मांगे खां भी उन्हें कहते हैं, जो 1251 से लेके 1259 तक रहा, ईस्वी तक। और उसके बाद इनका कबलाई खां बना, ये हलाकू खां का भाई था कबलाई खां। ये 1260 से 1294 तक। और उसके बाद फिर इनका एक खाकान आज़म जो कि इनका आप कह लें कि बड़ा खाकान आज़म बस वही रहा जो डायरेक्ट चंगेज़ खां के ख़ानदान में से नहीं था। मतलब इसके वो डायरेक्ट जो उसके पोते थे या उनमें से नहीं था, लेकिन फैमिली तो बहरहाल वही थी। वो था तोगान खान, तो उसे तैमूरी भी कहते हैं, जो 1333 से लेके 1370 तक रहा। और 1370 के बाद तो फिर इनका वो जो है ना ज़वाल हो गया, यानी कि आखिरी इनका खाकान आज़म जो है वो 1370 तक रहा है।
ये तकरीबन कोई 164 साल का एरिया है, जिसमें इनके ये जो चंगेज़ खां, हलाकू खां, मंगोल खां, कुताई खां, ये सारे जो जलालो जबरूद था जिनके साथ वाबस्ता, ये हुक्मरान रहे। अब इसमें जो अहम तरीन यहाँ पर जो तारीखी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जिसके जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है, कि चंगेज़ खान ने, ये तो 1227 पे फौत हो गया, उसके बाद इसका वो बेटा उक्ताई खां जो खाने आज़म बना, तो उसी के बाद इसका पोता था हलाकू खां, जो कायदे वो ग्रेट खान तो नहीं बन सका। ग्रेट खान तो उसने अपने भाई वो कुबलाई खां को बनवाया, लेकिन वो बहुत बड़ा कमांडर था, क्योंकि इनके ख़ानदान के जो ये तमाम लोग थे, ये इन्होंने अपने इलाके तकसीम कर दिए थे कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ बेटा हुक्मरान होगा, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ होगा, फ़लाँ इलाके को फ़लाँ फतह करेगा, फ़लाँ इलाके को फ़लाँ फतह करेगा। ये जो हलाकू खां था, इसने 1258 में जो खिलाफत अब्बासिया थी, उसका जो हेडक्वार्टर था बगदाद, उसको इसने ख़त्म किया। ना सिर्फ ये कि वो खिलाफत ख़त्म की या उसके हुक्मरान ख़त्म किए या उसकी फ़ौज ख़त्म की, बल्कि जो ज़्यादती की, जो तारीख़ में शायद कभी भी उसे माफ़ ना किया जाए, कि हलाकू खां ने वहाँ बगदाद शहर की आम आबादी का कत्लेआम किया, बच्चे, औरतें, बूढ़े। और हलाकू खां ने वहाँ पर तहजीब के तमाम निशान मिटाने की कोशिश की। कुतुब खाने जला दिए, दर्स खाने जला दिए, आलमों को कत्ल कर दिया, सूफियों को, बुजुर्गों को। उसने दहशत व बर्बरियत की वो मिसाल कायम की है जो आज तक तारीख़ आलम में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये 1258 की बात है। और आप इसे तकदीर की सितम ज़रीफ़ी देखिए या अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए कि बगदाद के कत्लेआम के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 1258 में इन्होंने बगदाद में कत्लेआम किया, तो 1260 से ही फौरन बाद इनकी आपस में जंग शुरू हो जाती है चंगेज खां के पोतों। यही एक बात आपकी दिलचस्पी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि 1252 में चंगेज खां का एक पोता था बरके खां, जो गुची खां का बेटा था, वो मुसलमान हो जाता है। जिस वक्त 1258 का बगदाद का कत्लेआम हुआ, वो मुसलमान था, लेकिन उस वक्त उसके पास इक़्तिदार नहीं थी, पावर नहीं थी, वो इतना बड़ा कमांडर नहीं बना था। लेकिन 1258 के कत्लेआम के बाद उसने अपने आप को बहुत मुनज़्ज़म किया और 1260 में उसने हलाकू खां को चैलेंज कर दिया और हलाकू खां और कबलाई खां ये दोनों भाई इकट्ठे हो गए और इधर उनके साथ भी बरके खां के साथ भी एक इनका कज़न था बातू खां का भाई, वो इनके साथ मिल गया
तो इनकी बाकायदा तौर पर जंगें शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त एक नए ग्रेट खां ने बनना था। क्योंकि ये उकताई खां 1241 में फौत हो गया था, तो उसके बाद गेवक खां जो था वो सिर्फ 2 साल जिंदा रहा था, 48 में फौत हो गया था, 46 से 48 तक। तो मंगू खां ये 59 में फौत हो गया था, 1259, यानी कि वो जो बगदाद का कत्लेआम हुआ उससे 1 साल बाद, जो उस वक्त का ग्रेट खान था। ये हलाकू खां तो उसके नुमाइंदे के तौर पर गए थे ना वहां पर, उसे फतह कर रहे। तो जो ही 59 में ये फौत हुआ है, तो वो अगले ग्रेट खां को मुंतखब करने के लिए इनकी आपस में जंगें शुरू हो गई 1260 से। वो जंग तो बरके खां नहीं जीत सका। वो ग्रेट खां बनाने की जंग तो अल्टीमेटली वो कुबलाई खां और हलाकू खां ने जीत ली। हलाकू खां ने अपने भाई वो कुबलाई खां को खाकान आजम बना दिया, लेकिन बरके खां ने ये जो इनका इलाका फतह किया था, ख्वारज़म शाह का ये सारा इलाका, मुसलमान, समरकंद, बुखारा, ईरान, फारस और ये इधर का सारा सेंट्रल एशिया का जो इलाका था, इस पर बरके खां का कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो खुद भी मुसलमान हो चुका था और उसके दिल में ये तड़प थी कि मैंने वो बगदाद के जो कत्लेआम का बदला लेना है, क्योंकि वो बहुत उस कत्लेआम से परेशान हुआ था, बहुत दुख हुआ था। तो उसने उस वक्त के ममलूक सल्तनत जो थी, वहां पर एक बहुत बड़े कमांडर थे उस दौर के, जो बाद में सुल्तान भी हुए, सुल्तान बाईब्रोस जिसे कहते हैं, रुकनुद्दीन बाईब्रोस, उनके साथ मुआहिदा किया। ये हलाकू खां 1260 में अपने भाई कबलाई खां को ग्रेट खां बनवाने के बाद इसने चढ़ाई की मिस्र की ममलूक सल्तनत की जानब, फलस्तीन की जानब, क्योंकि उससे पहले इस इलाके में जितने इन्होंने हमले किए थे उन्होंने इनका को टफ टाइम दिया था। तो हलाकू खां की फौजों ने उस ममलूक सल्तनत पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया। तो एक जंगे जालूत लड़ी गई 1260 में सितंबर में, फलस्तीन के करीब एक इलाका है जालूत का मैदान, वहां पर सुल्तान बाईब्रोस, रुकनुद्दीन बाईब्रोस जो था ममलूक, उसने इन्हें इबरतनाक शिकस्त दी बरके खां के ताबत से। आगे से सुल्तान बाईब्रोस ने इन्हें रोका और पीछे से बरके खां ने आके इन पर हमला किया। तो दोनों साइड से इन दोनों फौजों ने घेर के चंगेज खां को, ये हलाकू खां को वो इबरतनाक शिकस्त दी कि उसके बाद उनकी कमर टूट गई और वो इस इलाके से बदस्तूर पीछे हटते चले गए। और बिलाखिर जब कबलाई खां फौत होता है तो उसके फौत होने के बाद 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है ये मंगोल सल्तनत। 4 इसके टुकड़े हो जाते हैं, इसके खानदान वाले आपस में लड़ते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मैंने पहले कहा है वो बरके खान है, वो तो पहले ही अलहदा था, जो मुसलमान हो गया था, तातार का इलाका भी उसमें शामिल है।
तो जो बकिया कबलाई खां की सल्तनत थी वो 4 हिस्सों में तकसीम होगी। नतीजा ये निकला कि ये सल्तनत कमज़ोर होती चलेगी और बिल आखिर 1370 में जाके इस मंगोल सल्तनत का ग्रेट खानों का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद चंगेज़ खां की जो नस्ल के वो जो आगे इसके ग्रैंड सन्स आप कह लें, तीसरी चौथी पाँचवीं नस्ल, वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुपों की सूरत में बरसर इक़्तिदार रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 16वीं सदी में वो दोबारा वहाँ पर बादशाहतें आईं और इनका बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो गया। तो ये जो मंगोल थे ये एक आंधी की तरह आए और इन्होंने आके आलमी सियासत का नक्शा ही चेंज कर दिया। ये आपने जिक्र सुना होगा अर्तगल ड्रामे में, अर्तगल की मुलाकात भी दिखाई गई है उसके जो इनका उक्ताई खां के साथ उस ड्रामे में, और सुल्तान अलाउद्दीन कैकाबाद का आपने जिक्र सुना होगा। एक यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, आपकी शेयर कर लें अपनी इंफॉर्मेशन, कि अलाउद्दीन एक आम नाम है, अक्सर लोग रख लेते हैं, तो इसीलिए कि ये 3 सुल्तान एक ही सदी में एक ही नाम से हुए। एक सुल्तान ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन, जलालुद्दीन का बाप, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, चंगेज़ खान ने जब हमला किया। दूसरा सुल्तान ये थे अपना सल्जोक, कैकाबाद जिन्हें कहते हैं, ये सल्जोकी सल्तनत के सुल्तान थे। तीसरे सुल्तान अलाउद्दीन हमारे इस इंडिया में हुए, इस एरिया में, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं, ये भी उसी सदी में हुए, 13वीं सदी में कैंड में। तो ये तकरीबन तीनों अलाउद्दीन जो है ना एक ही सदी में हुए। तो इसलिए बाज़ इसमें कोई थोड़ा समझने में ताकि मुश्किल ना पेश आए, इसलिए मैंने ये आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो ये मंगोल सल्तनत का इख्तिताम यहाँ पर होता है। तो यहीं पर वो जब ये बरके खां मुसलमान हुआ तो ये एक बहुत वसी इलाका ऐसा था जिनमें से सारे मंगोल मुसलमान हो गए थे। बाकी मंगोल अपने अपने मजहब पर रहे। वो तो आपने वो अर्तगल ड्रामे में ही देखा होगा कि उनका वो बदरूहों का एक सिस्टम है, वो टिंगरी आसमान को मानते हैं, वो शमन मजहब उसे कहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो बदरूहें और नेक रूहें उनकी बुनियाद पर ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस तरह एक तौ मज़हब था, एक बोन मज़हब था, बुद्ध मज़हब था। मंगोलों के बहुत सारे मज़हब थे। अब भी मेजॉरिटी मंगोलों की जो है उन्हीं मज़ाहिब को जो है ना जी फॉलो करती है। लेकिन ये इस साइड पे जो थे, सेंट्रल एशिया साइड पे जितने मंगोल थे, ये सारे के सारे मुसलमान हो गए। और इसी बाबत इलामा इकबाल ने वो अपने जवाब शिकवा जब लिखा है तो उसमें एक शेर लिखा है इनके मुताल्लिक़। वो शेर इस तरह है कि है अया यूरश तातार के अफसाने से, है अया यूरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये इल्लामा इकबाल ने कहा था कि जब ये मुसलमान हुए कि अल्लाह की शान देखें आप कि जिनके हाथों से ये आलम इस्लाम की तबाही हुई, ये कहर बन के टूटे। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के नस्ल में से, ये चंगेज़ खां का पोता था बरके खां जो मुसलमान हुआ। तो ये एक मुख्तसर इसकी हिस्ट्री थी। और इसमें आप एक और इस तारीख का एक सबक भी देखें कि वो जो सल्तनत इस्लामी
खिलाफत अब्बासी जो कत्लेआम के ज़रिए इन्होंने तबाह की, वो तो मुसलमानों की एक तकरीबन 60 साल बाद ही खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में एक बहुत बड़ी अजीमुशान सल्तनत बन गई, जो 500 साढ़े 500 साल जिसने हुकूमत की, जिसके मतलब हम पहले वीडियो कर चुके हैं। और उसके बाद आज भी देखें आप कि दुनिया में कुछ 40-50 के करीब जो है ना जी वो मुसलमान कंट्रीज हैं। लेकिन इधर आप देखें कि ये मंगोल जो थे, इनका हिस्ट्री में नामो निशान ही मिट गया। इनका आलमी सियासत में उसके बाद कोई रोल ही नहीं रहा। और आज सिर्फ मंगोलिया एक की हद तक एक छोटा मुल्क है, रकबे के लिहाज से तो काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। तो वो सिर्फ एक मुल्क की हद तक ये मंगोल महदूद है। और वो मुल्क भी कोई इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, वो तरक्की पजीर मुल्क है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे उनकी जो करेंसी है तुगरिक, उनका जो सिक्का है वो $1 के कोई 2800 के करीब वो आते हैं, जबकि हमारा $1 जो है वो 165 के करीब है। उससे आप उनकी मुआशी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहाँ वो मंगोल जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की थी, और कहाँ ये नौबत के उसके बाद अब कहीं इनका बैनुल-अक़वामी सियासत में जिक्र तक नहीं है, बिल्कुल नामो निशान ही मिट गया। जबकि जिन्हें ये मिटाने निकले थे वो आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा हो जावेद। तो ये थी मंगोलों की मुख्तसर हिस्ट्री। खुश रहिए, सलामती के साथ।